हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं विद्युत रसायन के अंदर कि हमने पहले कुछ टॉपिक किए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए किए थे और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इनके बारे में आपको बताया जा चुका है। अगर आपको दोबारा से देखना हो इसको तो वीडियो दोबारा से देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन है वो पुट आउट कर सकते हो ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें आगे हमारा जो टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह ही हम इसे लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आगे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में आएगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज ECS, है ना। तो ये आपके आगे भी कई टॉपिक में काम में आएगी। और हम देखते हैं अभी यहाँ पर तो विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी का अर्थ क्या है, ये किसके बेस पर बनाई गई। अगर कोई चीज बनाई जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई तो आधार लिया जाता है ना। कि हम कोई भी चीज बना रहे हैं मान लेते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई बेस लिया है, कोई आधार लिया। और आधार यहाँ पर क्या लिया गया, यहाँ पर बेस माना गया कि ECS बनाने के लिए हम एक बेसिक चीज ले रहे हैं और वो बेसिक चीज ली गई SRP। क्या होती है SRP? इसके बारे में हमने अध्ययन कर रखा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव के आधार पर ही यहाँ पर एलिमेंट्स को रखा गया। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर क्या है, इसका आधार क्या था, तो इसका आधार था SRP मानक अपचयन विभव, और एक SOP था, SRP था। तो हम SRP का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स को रखा गया वो उनके SRP के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। मतलब कि जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा SRP है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना। जैसे पहले 0.76 था या -0.76 था, तो धीरे धीरे 2.85 या 89 के करीब आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और SRP अगर बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर तो हम कहेंगे ये क्या है, हमारी एक ECS है। तो यहाँ पर SRP के बढ़ते हुए क्रम में इनको रखा गया है, एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट्स है। और ये क्यों किया गया, इसमें हमें पहचान करनी है कि हमारे पास में दो एलिमेंट्स दे रखे हैं हम, है ना। एक मान लेते हैं हमारे पास में था क्या, जिंक था, और एक साइड में क्या था, कॉपर। हमने जब जो केमिकल सेल था उसके अंदर देखा था, हमने जिंक लिया और कॉपर लिया। तो हमने जिंक को ही एनोड क्यों लिया, कॉपर को ही कैथोड क्यों लिया। हम कॉपर को कैथोड ले सकते, एनोड ले सकते थे, और जिंक को क्या ले सकते थे, कैथोड ले सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, तो वो बताता है हमारा ECS कहता है कि यहाँ पर हम SRP के आधार पे ही उनका चयन करते हैं कि कौन सा हमें एनोड लेना है और कौन सा हमें कैथोड लेना है। तो ECS के आधार पे क्या बताया गया कि आपको कैथोड का चूज कौन सा करना है, कौन सी मेटल आपके कैथोड के रूप में काम में आएगी और कौन सी आपके एनोड के रूप में काम में आएगी। तो यहाँ पर हम ECS में देख रहे हैं कि हमने एक टॉप पॉइंट मान लिया और एक क्या ले लिया, बॉटम पॉइंट। ऊपर से नीचे जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे हमारा SRP क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जैसे ही आ रहे हैं तो SRP क्या रहेगा, बढ़ेगा। और SRP अगर बढ़ता है तो उसमें क्या क्या चीजें रहेगी। अब एनोड किसे मानना है और कैथोड किसे मानना है, तो ये बताता है ECS कि एनोड कौन सा रहेगा, जो सबसे ऊपर आएगा एलिमेंट्स। अगर ECS में जो सबसे ऊपर आ रहा है वो तो क्या होगा, हमारा एनोड होगा। ECS में सबसे जो ऊपर आएगा वो क्या रहेगा, एनोड रहेगा। और जो नीचे आएगा वो क्या रहेगा, कैथोड आएगा। ECS में जो सबसे ऊपर रहेगा वो एनोड और नीचे रहेगा वो कैथोड। मतलब कि यहाँ पर अगर हम इन दो एलिमेंट्स की बात करते हैं, लिथियम और पोटेशियम, इसमें सबसे ऊपर कौन, लिथियम। ये एक सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SRP के बढ़ते हुए क्रम में रखी हुई है। लिथियम का सबसे कम और इसका सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, है ना। तो यहाँ पर इन दो में अगर मैं चयन करना चाहता हूँ कि एनोड कौन सा होगा और मेरा कैथोड कौन सा होगा, तो मैं एनोड किसको मानूंगा, लिथियम को लूंगा, और कैथोड कौन सा आएगा, पोटेशियम का आएगा।
किसके आधार पे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे, क्योंकि इसका SRP कम होता है और इसका SRP ज्यादा होता है। हमें बस इतना SRP ज्यादा कम से नहीं, हमें ये एनोड ऊपर आता है, जो सबसे ऊपर रखी जाती है धातु वो एनोड रहेगी इस केस में, और सबसे नीचे रखी जाने वाली क्या रहेगी? कैथोड की तरह कार्य करती है। अगर हम देखें, हमने जो लिया था, काम में लिया था, वो लिया था कॉपर और जिंक। मैं जिंक को देखता हूँ और कॉपर को देखता हूँ। देख लीजिए, जिंक है हमारा यहाँ पर, कॉपर से क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है, और ऊपर आ रहा है तो ये किसके रूप में काम में आएगा? एनोड के रूप में। और कॉपर हमारा क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो ये काम में किसके रूप में आएगा? कैथोड के रूप में। तो ECS क्या बताएगी? एनोड और कैथोड का चयन किस प्रकार से करना है आपको, ये बताएगी। अब एनोड कौन सा होता है, तो एनोड के लिए भी आपको बताया जा चुका और कैथोड के लिए भी, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया था एनोड कौन सा होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या लेते हैं? एनोड लेते हैं। तो जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा क्या लिया जाएगा? एनोड की तरह लिया जाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो हमारा क्या लिया जाएगा? कैथोड। मतलब कि अगर हम टॉप की बात कर रहे हैं तो वो एनोड की तरह कार्य करेगा, और उसका ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जो नीचे लिया जाता है उसका हमेशा क्या रहेगा? रिडक्शन होगा, और ये कैथोड की तरह कार्य करेगी। तो कैथोड हमारा कौन सा होगा? एनोड। तो एनोड कौन सा लिया जाएगा? जिसका ऑक्सीकरण होगा। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड के रूप में कार्य करेगा, और जिसका अपचयन होता है वो कैथोड के रूप में कार्य करेगा। तो इससे एक बात हमें समझ में आ रही है कि अगर जो ऊपर लिया गया है, यहाँ पर उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और नीचे वाला क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऊपर जो ECS में जो ऊपर रहेगी वो क्या रहेगी? हमारी एनोड की तरह कार्य करेगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और नीचे क्या रहेगा? रिडक्शन होगा। तो हम एक SRP के क्रम में देख लेते हैं कि हमारा एक SRP है ये, और यहाँ पर इसको हम मान रहे हैं एक बेस मान लेते हैं, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का SRP होता है 0। 0 से अगर ऊपर जाता हूं तो नेगेटिव आएगा, और नीचे जा रहा हूं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू मान रहा हूँ, और इसको क्या मान रहा हूँ? नेगेटिव। अगर ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, नीचे 0 से कम नेगेटिव, 0 से ज्यादा पॉजिटिव, है ना। ये एक आधार मान लिया। हम इससे ऊपर वाले को SRP को नेगेटिव मान लेंगे, इसको पॉजिटिव मान लेंगे। जैसे जैसे ECS के अंदर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, टॉप की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से चलकर ऐसे इस प्रकार से जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये एनोड की तरह कार्य करेगा ऊपर वाला, और एनोड की तरह कार्य करेगा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। मतलब कि ऊपर जाने पर एनोड की तरह कार्य करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। और अगर एनोड की तरह कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो उसका क्या होगा? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी ऊपर जाने पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर हम कहें ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है किसी भी एलिमेंट की, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, ये आपको रेडॉक्स वाले में बताया था कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरह कार्य करता है, और जिसका उल्टा होता है, जैसे जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरह कार्य करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह? ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? अपचायक सामर्थ्य इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह अपचायक की तरह कार्य करता है, इसकी अपचायक सामर्थ्य भी बढ़ेगी ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर। लेकिन हम यहाँ से नीचे की ओर आ गए, नीचे की ओर आएंगे तो कैथोड बढ़ने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। और कैथोड कौन सा होता है? जिसका अपचयन होता है, मतलब अपचित होने की प्रवृत्ति है, वो क्या होगी? बढ़ेगी। अपचेत होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एरो से हमने डिनोट कर रखा है, ये बढ़ रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अगर अपचेत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपचयन होगा इसका, जिसका अपचयन होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, और इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ये इसका अपचयन होगा, और ऑक्सीकारक सामर्थ्य है वो इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हुआ ECS का टॉपिक कि ECS क्या कहता है। ECS यही बताएगा कि हमारा जो एनोड है वो कौन सा लूं मैं, और कैथोड है वो मैं कौन सा लूं। जिसका एनोड लेना है तो वो ऑक्सीकरण की तरह कार्य, उसका ऑक्सीकरण होगा, और जिसका कैथोड लेंगे वो
उसका रिडक्शन होगा। तो ये आपको एक सीरीज बनाकर दे रखी है, मैं इसमें ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक आपको जो नोट्स है PDF है उनके अंदर मैंने दे रखी है, वो पढ़ लीजिएगा, है ना। तो लाइव क्लास में जब हम देखेंगे तब इसकी सीरीज वगैरह अच्छी तरह से और भी बता दिया जाएगा। यहाँ पर लिथियम दे रखा है, पोटेशियम, कैल्शियम, ये लीला के कुछ ऐसा कुछ बना रखी है इसकी जो ट्रिक है वो। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, कैल्शियम और मेरे को हाइड्रोजन दे दिया, तो इनमें से मैं किसको एनोड लूँ किसको कैथोड लूँ, चूज करना आसान है। आपको अगर ये आते हैं, ये सीरीज याद है, वैसे तो बहुत लंबी सीरीज है, लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स को मैंने छांट कर अलग कर रखा है और उनके लिए ही हम एनोड कैथोड पढ़ते हैं, क्योंकि यही हमारे काम में आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ अगर हम कैल्शियम और हाइड्रोजन की बात करें, तो इसमें से मैं किसको एनोड लूँ किसको कैथोड लूँ, बताइएगा कौन सा एनोड आएगा। हमारा एनोड आएगा कौन सा, कैल्शियम आएगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, और हाइड्रोजन हमारा क्या आएगा, कैथोड के रूप में आएगा, क्योंकि ये क्या है, नीचे है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं ECS की। तो ECS की अवधारणा किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये SRP के ऊपर डिपेंड करती है कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स को SRP के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आगे हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, और पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध क्या है, इसमें से इतना ज्यादा वैसे नहीं पूछा जाएगा। गिब्स एनर्जी के बारे में आप अध्ययन कर चुके हो थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो वहां पर आपको डेल्टा G के बारे में पता होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। और यहाँ पर हमें सेल के पोटेंशियल की बात करनी है, सेल के विभव की बात करनी है, तो वहां पर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल, डेल्टा RG, R स्मॉल r किसके लिए आपको बता रखा है कि स्मॉल r किसके लिए आता है, ये R है वो रिएक्शन के लिए आ रहा है, कोई सी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा G दे रखा है, डेल्टा G गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। और सेल पोटेंशियल ई सेल हमने अभी देख रखा है, पहले आपको बताया था कि ई सेल मानक परिस्थितियों में भी हमने देखा था और मानक परिस्थितियों के अलावा भी देखा था, और मानक परिस्थितियां आपको बता भी दी थी कि कौन सी मानक परिस्थितियां होती है। तो आगे हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है। वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनेगा वो पूछा जाएगा, और वो काम में कहाँ आएगा वो देखना है। तो हमारे पास में जो रिलेशन दिया गया वो क्या कहा कि डेल्टा G और ई सेल के अंदर हमें रिलेशन निकालना है, हमें रिलेशन बताना है। डेल्टा G और ई सेल के अंदर एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, याद रखना है, और पता चल जाएगा कि ये रिलेशन है। इसके बेस पर आपके क्वेश्चन है वो होते जाएंगे, इसी के बेस पर नॉन इक्वेशन होगी, इसी के बेस पर नॉन इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे। तो आपको वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो याद रखना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल्टा G का मापन उपयोगी कार्य यूजफुल वर्क, मतलब कि जैसे अगर हमारे पास में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट आ रही है, जब तक ये लाइट आ रही है वायर के अंदर करंट जा रहा है ना, जैसे तार के अंदर है, ये खंभे वगैरह लगे हुए उनके अंदर तार, और हमारे पास में मतलब कि घर के अंदर भी लाइट आ रही है लेकिन हमने कोई चीज चला नहीं रखी है ना, तो तब तक वो उपयोगी कार्य नहीं माना जाएगा। उपयोगी कार्य का अर्थ है कि हमने क्या किया, जैसे लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, हमने फैन चालू कर दिया, अब क्या हो गया, उस लाइट का कंज्यूम होने लग गया, उपयोग होने लग गया, तो वो उपयोगी कार्य होगा, है ना। इस प्रकार जैसे पंखा चल रहा है तो लाइट को हमने कंज्यूम किया है, तो ये उपयोग लिया है, उसका उपभोग लिया है। तो डेल्टा G का मापन उपयोगी कार्य या किए गए विद्युतीय कार्य के द्वारा किया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जो विद्युतीय कार्य आपको बताया उसके द्वारा, या उपयोगी कार्य के द्वारा किया जाता है। 1 सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य प्रवाहित आवेश, 1 सेकंड की बात कर रहा है, 1 सेकंड में क्या कितना विद्युतीय कार्य किया जा रहा है, तो 1 सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य प्रवाहित आवेश, विद्युतीय कार्य कोमा है, विद्युतीय कार्य क्या होता है, तो 1 सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य, W की अगर हम बात करें, वर्क की बात करें, तो वो किसके बराबर होता है, प्रवाहित आवेश NF। अगर हमें आवेश की गणना करनी हो, Q की गणना करनी हो, तो Q इक्वल टू क्या होता है, NF। N यहाँ पर मोलों की संख्या आ जाएगी, F क्या है, फैराडे आवेश है, ये अभी देखेंगे।
प्रवाहित आवेश NF व सेल विभव E सेल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम डेल्टा RG निकालना चाहते हैं, डेल्टा G निकालना चाहते हैं, जैसा डेफिनेशन में दे रखा है वो किसके बराबर होता है, किए गए विद्युतीय कार्य के बराबर, विद्युतीय कार्य को W और मॉड्यूलस लगा दिया है कि अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, क्योंकि निकाय के ऊपर कार्य किया जा रहा है, निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये भी आपको बताया था, थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर W और इक्वल टू किया गया विद्युतीय कार्य क्या होगा, NF प्रवाहित आवेश व सेल विभव E सेल के गुणनफल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मॉड्यूलस को हटाएंगे तो या तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर इसको नेगेटिव लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर NF इक्वल टू क्या हो गया, प्रवाहित आवेश, और E सेल इक्वल टू क्या हो गया, सेल विभव। तो N इक्वल टू अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है ना, N अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये आपको निकालना आता है। वैसे छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ क्या करना है। मोलों की संख्या इस प्रकार से आपने निकालनी नहीं है, न कहीं यूज में लेना है। अगर आपको कहीं ऐसा दे रखा है कि Zn प्लस में माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन और Zn प्लस 2, इसका अर्थ क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा है, 2 है, 2 है, तो वो हमारे मोलों की संख्या हो जाएगी N। अगर सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ से यहाँ उठा लीजिए बस, तो अभिक्रिया में भाग लेने को वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है। F क्या है, N अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या याद रखना, कहीं भी मोल नहीं दे रखा है तो मोल निकालने पड़ेंगे आपको। वो कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद में E सेल F की बात करते हैं तो F क्या है हमारा, फेराडे है, फेराडे चार्ज। 1 फेराडे इक्वल टू क्या होता है, 96,500 कूलम। ये हमने राउंड ऑफ में राउंड फिगर ले रखा है, 96,500 में 400 कुछ वैल्यू 96,000 हमने क्या लिया यहाँ पर 500 लिया है। 1 फेराडे इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये आप निकालिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, और ये होता है 1 फेराडे के बराबर। मतलब कि 96,500 कूलम आना चाहिए। क्या आता है, क्या मोल निकालने आते हैं, आपको देखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालिएगा। आपको 11th में बताया था है ना, मोल वाले चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। देखिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। वैसे जरूरी नहीं है आप तो इतना याद रखिएगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए मोल इलेक्ट्रॉन पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हुए, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ, वो सब चीजें निकालिएगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। गिब्स ऊर्जा में वृद्धि, अगर हम गिब्स ऊर्जा में वृद्धि की बात करते हैं तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और अगर हम पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो गिब्स ऊर्जा में वृद्धि है तो पॉजिटिव साइन वो कब होगा, पॉजिटिव साइन कब आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव कब आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी। तो W इक्वल टू NF E सेल अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो वो कब पॉजिटिव आएगा, तो वो आएगा निकाय पर किया गया कार्य। अगर निकाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं हम, जैसे कोई पिस्टन लेते हैं और एक सिलेंडर के अंदर हमने इस प्रकार से इसमें गैस भर रखी है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा रखा है, हम इसको दबा रहे हैं है ना, जैसे हवा भरते हैं। हमने क्या किया, इसको निकाय के ऊपर कार्य किया, निकाय पर कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, निकाय पर किया गया कार्य वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस पिस्टन को उठाना है यहाँ से, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से अगर हम उठा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये क्या होता है, निकाय के द्वारा किया गया कार्य। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव डेल्टा RG इक्वल टू W यूजफुल वर्क, डेल्टा RG इक्वल टू क्या हो गया NF E सेल। ये हम काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे निकाय के द्वारा किया गया कार्य। हमारे काम में आएगा ये, और ये वैल्यू गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होती है, ये नेगेटिव ली जाती है, और अगर नेगेटिव लेंगे तो डेल्टा RG हमारे पास आएगा माइनस में NF E सेल। अब ये मानक परिस्थितियों के अलावा की अगर बात करता है तो मानक परिस्थितियों के अलावा डेल्टा G गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो माइनस NF E सेल होगी। और अगर मानक परिस्थितियों की बात करता है तो मानक परिस्थिति आपको पता है 298 केल्विन, और प्रेशर वगैरह 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन वो 1 मोल, कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। तो यहाँ पर मानक परिस्थितियों के साथ में यहाँ नोट लगा देंगे और ये मानक परिस्थितियों पर हो जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है
कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, है ना। तो ये मानक परिस्थितियों में भी हो सकता है और मानक परिस्थितियों के अलावा भी हो सकता है। तो मानक परिस्थितियों में गिब्स ऊर्जा और मानक परिस्थितियों के अलावा गिब्स ऊर्जा हम देख लेते हैं। मानक परिस्थितियों के अलावा और मानक परिस्थितियों पर गिब्स ऊर्जा। मानक परिस्थितियों के अलावा गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस में एन एफ ई सेल, इस प्रकार से निकालेंगे। और मानक परिस्थितियों पर गिब्स ऊर्जा, ये हो जाएगी हमारी डेल्टा जी और साथ में क्या लगा देंगे नोट, है ना, इक्वल टू माइनस में एन वैसे का वैसा, एफ वैसे का वैसा, ई और यहाँ पर लगा देंगे नोट सेल। यहाँ ये ई नोट सेल क्या है, मानक परिस्थितियों पर सेल विभव, मानक परिस्थितियों पर सेल विभव और डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, मानक परिस्थितियों पर गिब्स मुक्त ऊर्जा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, वो अभी आप इसकी थ्योरी पढ़िएगा और किस प्रकार से ये मैंने बताया है वो देखिएगा। क्या आपको एनोड और कैथोड की पहचान करनी आ गई है तो वो देखिएगा। थैंक यू।